अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप ये देखना शुरू कर चुके हैं खास प्रसारण, खास इंटरव्यू। बहन भाइयों, भारत की राजनीति में ऐसे उदाहरण कब मिलेंगे कि किसी व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में राजनीति का हर ऊंचा मुकाम देखा हो। और पिछले 50 साल से एक व्यक्ति, एक नेता उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही ज़रूरी शख्सियत के तौर पर उभरे। उनका नाम है आज़म खां। 1977 से शुरू हुई आज़म खां की राजनीति लगभग 50 सालों तक की होने जा रही है। बहनों भाइयों, एक बार का विधायक बनना मुश्किल होता है, लेकिन आज़म खां वो शख्स हैं जो एक नहीं 10-10 बार एमएलए बने, कैबिनेट के मंत्री बने, लोकसभा गए, राज्यसभा गए, विपक्ष के नेता रहे और राजनीति का हर वो ऊंचा से ऊंचा मुकाम देखा। लेकिन इन दिनों आज़म खां का जो समय चल रहा है वो काफ़ी ख़राब है और दूसरी बार जेल से वो रिहा होकर अपने घर पहुंचे हैं और इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में हैं। आज़म खां को लेकर तमाम सवाल हैं, तमाम मसले हैं। आज हम उन सारे मुद्दों को आज़म खां के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और फिर उनसे जवाब जानने की कोशिश भी करेंगे। तो बहन भाइयों, आप सबका बहुत स्वागत। मैं आप सबके सामने अब लेकर आया हूँ इस उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित शख्सियत, मुलायम सिंह यादव के सबसे ख़ास 5 बार के कैबिनेट मंत्री, 10 बार के एमएलए, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहे आज़म खां को, जिनके मसले, जिनके मामले इस वक्त मीडिया की सुर्खियों में हैं। आज़म साहब, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी सेहत अब कैसी है? आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, थोड़ा मुझे छुट्टी जल्दी दे दीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक है। आपकी सेहत कैसी है, मैं वही जानना चाहता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल ज़िंदा हूँ। जेल के आपके अनुभव कैसे रहे आज़म साहब, और जितनी तकलीफ़ें आपने उठाई, जितने मुकदमे झेले, इनको लेकर आपके अनुभव कैसे रहे और आप लोगों से क्या साझा करना चाहते हैं? ना देखिए, जेल तो जेल है, इको हो रहा है इसमें। जी मैं ठीक कर रहा हूँ, आप बोलते रहें। उसे ज़रा ठीक कराइए जी। 1975 से 77 तक जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एलएलएम कर रहा था और यूनियन का सेक्रेटरी भी था, स्टूडेंट्स यूनियन का, तब इमरजेंसी लगी और मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा की इनायत हुई। अलीगढ़ जेल में रहे, DIR लगा जी। उसके बाद मीसा लगा और पौने 2 साल हम बनारस की जेल में रहे। अब गैर कांग्रेसी सरकार रही, उसमें भी हमारा इम्तिहान नहीं हुआ, हमें सज़ा मिली और सज़ा मिली उन गुनाहों की जो बड़े घटिया किस्म के गुनाह थे। और इन घटिया गुनाहों की फहरिस्त ज़ाहिर है किसी घटिया शख्स ने ही तैयार की होगी और उससे ये तो साबित हुआ ही कि इल्ज़ाम लगाने वाले का स्तर यही था कि वो मुझे मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, फर्नीचर चोरी, किताब चोरी, इन जैसी घटिया दफ़ाओं का मुल्ज़िम बनाता। लेकिन मैंने नहीं की चोरी, मैंने कहा कि जाओ चोरी कर लाओ। खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मुर्गी चोरी भी कराई और मुर्गी हाथ भी नहीं आई। लेकिन धाराएं लगाई गई डकैती की। अगर धाराएं चोरी की होती तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा होती, लेकिन डकैती के एक ही मुकदमे में मुझे 19 साल की सज़ा हुई है। एक मुकदमे में, मुकदमे हैं 114। अगर इतनी ही सज़ा सब में मान ली जाए तो लाखों साल चाहिए, शायद क़यामत आ जाएगी, जब तक प्रलय आ जाएगा मेरी सज़ाएं ख़त्म नहीं होंगी। ये है तजर्बा जेल का।
और फरमाइए क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आपके साथ जेल में कोई क्रिमिनल्स जैसा बिहेवियर हो रहा था या फिर आप एक राजनीतिक बंदी के रूप में थे? आपका मैंने एक स्टेटमेंट भी सुना कि आपको 11/7 के कमरे में रखा गया। उससे भी बदतर, उससे भी बदतर 7/11 का कमरा नहीं, कोठरी थी। और जिस कैंपस में ये कोठरी थी उसे फांसी घर कहा जाता है। उसी के बराबर फांसी देने की जगह भी बनी हुई है। 24 या 28 कोठरियाँ हैं इसमें, और सिर्फ एक कोठरी में मैं था, और एक में जो 2 बंदी इसलिए दिए जाते हैं कि मैं फंदा न लगा लूँ, फांसी लगा के न मर जाऊँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेट हिंदुस्तान में सीतापुर जेल का ही है। बाकी सारी कोठरियों में कूड़ा भरा था, कबाड़ था, सांप थे, बिच्छू थे, बिछ कपड़े थे, और 2-2, 2.5 इंच मोटी काई थी। मैं वहाँ रहता था। वहीं मुझे पिछली बार कोरोना हुआ था, जबकि कोई मुझसे मिलने आया ही नहीं था, इजाज़त ही नहीं थी किसी को आने की। और मैं ही ऐसा खुशनसीब बंदी था जिसे टेलीफोन तक करने की इजाज़त नहीं थी, जबकि चोरी, डकैती, हत्या, 10-10 कत्ल किए हुए परिवार के लोगों को भी ये सारी सुविधाएं थी, मुझे नहीं थी। ये मेरा सौभाग्य था। जेल अच्छा रहा। जेल में आपकी दिनचर्या आजम साहब कैसी रहती थी? मैंने एक इंटरव्यू में सुना, आप ये कह रहे थे कि आप नींबू रोटी खाते थे। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जब इमरजेंसी की जेल में मुझे बंद किया गया तो मुझे उस कोठरी में रखा गया जिसमें सुंदर डाकू रहता था, जिसमें सुंदर डाकू को कभी रखा गया था जिसे फांसी हुई थी। ये कोठरी ज़मीन के अंदर थी और सिर्फ 1 या 1.5 फीट ज़मीन के ऊपर थी, और उसमें रोशनदान लगा था जिससे ये पता चलता था कि दिन कब हुआ, यानी दोपहर कब हुई। मेरे साथ पता नहीं ऐसा इत्तेफाक क्यों है कि मेरे साथ सरकारों ने, कोई भी रहे, बड़ा जालिमाना सलूक किया। जी, हो सकता है मैं उससे ज़्यादा का मुस्तहिक हूँ, लेकिन अमानवीयता की सारी हदें पार हो गई। ये बात सही नहीं है कि मुझको कोई जहर वहर दिया गया, ये बात सही नहीं है। हाँ, मैंने उस ज़माने में सुना था कि मुख्तार अंसारी की मौत किसी वजह से हुई, तो मैं थोड़ा मोहतात हो गया। सिर्फ एक छोटी सी रोटी दोपहर में खाता था और एक रोटी का कुछ हिस्सा रात में खाता था। जी, और नींबू का अचार बना लेता था मैं वहाँ, तो बड़ा मज़ा आता था हरी मिर्च और नींबू के अचार से रोटी खाने में। क्योंकि जो खाना वहाँ मिलता है उसे आपकी गली का कुत्ता भी नहीं खा सकता। आपको बाहर का खाना अलाउ नहीं था? अरे साहब, बाहर का खाना, बाहर की वो हवा अलाउड नहीं थी, वो हवाएं रोक दी जाती थी। अच्छा, पुलिस का कहना है कि 114 मुकदमे आपके खिलाफ दर्ज किए गए, जिसमें चोरी, डकैती, ज़मीन कब्जा। सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी। जी, सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी। हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। आपने वो इंतहा देखी जुल्म की? उन रास्तों से गुजरा हूँ, उन राहों का मुसाफिर हूँ मैं, उन राहों का मुसाफिर हूँ। तो कितना विचलित हुए और कितना टूटे? सन 75 से लेकर कुछ नहीं, सब्र बहुत है, क्योंकि मेरा अल्लाह कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। कुरान हकीम में अल्लाह ने जो ऐलान किया है उसमें ये नहीं कहा है कि मैं नमाज़ पढ़ने वालों के साथ हूँ। उसने ये वादा नहीं किया है कि मैं हज करने वालों के साथ हूँ। उसने ये भी वादा नहीं किया कि मैं ज़कात देने वालों के साथ हूँ। लेकिन उसने ये वायदा किया है
कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। सिर्फ सब्र वालों के साथ ही अल्लाह है, और अल्लाह मेरे साथ था। आपकी प्रोफेसर पत्नी, आपके इंजीनियर बेटे, आपकी बुजुर्ग बहनों के खिलाफ मुकदमे पर मुकदमे हुए। क्या ये जानबूझकर आपके और आपके परिवार को टारगेट करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई? कोई बात नहीं, उसका सबका शुक्रिया। कम से कम आज़ाद हिंदुस्तान में एक इतिहास ऐसा बना जिसके लिए मुझे चुना गया। तो मैं तो इस जुल्म का इकलौता शिकार हुआ जिसका पूरा परिवार, जिसका पूरा शहर, कुछ लोग अभी तक जेलों में हैं। रामपुर के जो फॉर्मर चेयरमैन थे, 2 बार रहे, उनकी पत्नी भी चेयरपर्सन थी, अजहर अली खां, बिजनौर की जेल में वो अब भी हैं। पर किसी की दुश्मनी आज़म खां से हो सकती है, आज़म खां की राजनीति से हो सकती है, आज़म खां के प्रभाव से हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर टारगेट क्यों किया गया? ना 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 ना, मेरी दुश्मनी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा कोई जीवन का ऐसा टारगेट है ही नहीं, कोई ऐसी ख्वाहिश ही नहीं है। ना मैं बिल्डर था, ना मैं दौलत वाला था, ना मैं शान व शौकत वाला था। मैं तो एक बहुत ही मामूली आदमी था, और एक मामूली आदमी ने यहाँ के महलों की ईंट से ईंट बजा दी थी। वो जमहूरियत की ताकत से, लोकतंत्र की ताकत से। मेरे खिलाफ नवाब रामपुर जब लड़े, जिनको हिसाइनस का लक़ब हासिल था, तो उन्हें 250 वोट मिले थे, 250 वोट। ये खादिम वो है। नहीं, मैं तो आपका जब बहुत से दौर देखे, अब ये भी देखा। जब मैं परिचय करा रहा था तो मैंने कहा लोग अपने घरों में 10 बार घर के मुखिया नहीं बन सकते, और आज़म खां 10 बार एमएलए का चुनाव जीत कर आए हैं। मोदी की लहर के बावजूद 2019 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीता। फिर ऐसा क्या हो गया कि आपके खिलाफ मुकदमे दर मुकदमे हुए? 1.5 लाख वोट से, लाख वोट का मार्जिन था, और 1 लाख वोट की बेईमानी हुई थी। इस तरह मेरी जीत 2.5 लाख वोट से थी। अब क्योंकि ये इतिहास पूरे हिंदुस्तान में किसी का नहीं है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई शख्स 10-11 बार MP MLA हुआ हो, ये रिकॉर्ड मेरे अलावा अभी तक दूसरे का नहीं है। तो मुझे हराया तो नहीं जा सका, हटाया तो जा सकता था, लिहाजा हटा दिया गया। क्या पॉलिटिकली इरेलीवेंट करने की कोशिश हुई आपको? क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं अगर दश्त ना होता तो समंदर होता। क्या हुआ अगर मैं MLA ना हुआ, MP ना हुआ? मैं एक विश्वविद्यालय का संस्थापक हूँ जनाब। वो रहे या न रहे, मेरा ये तमगाए ज़िंदगी हिंदुस्तान के बादशाह से भी बड़ा है कि मैं एक शैक्षिक संस्थान का संस्थापक हूँ जिसका नाम है मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय। आप तो वैसे आज़म साहब दोस्तों के दोस्त कहे जाते थे, तो जब इतना बहुत सस्ता पढ़ाता हूँ बच्चों को। जी, आप तो दोस्तों के दोस्त हुआ करते थे। क्या आप इतना फरमाया बुरा समय आपका आया, आपके दोस्तों ने आपका साथ दिया? जी, बेशक दिया था। वो मेरे दोस्त नहीं थे, वो मेरे हमदर्द थे, और जो मेरे हमदर्द नहीं थे छोड़ गए। लेकिन मुझे उनके छोड़ कर जाने का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते थे। ना मेरे दोस्त कुछ कर सकते थे, ना मेरे दुश्मन।
आपने उत्पीड़न था। की, जी, उत्पीड़न की वो ऊपर वाले इंतहा, को करना था। आपने उत्पीड़न की वो इंतहा झेली। उत्तर प्रदेश की पुलिस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स, ना ना, उत्पीड़न कहाँ हुआ? नहीं नहीं नहीं, ना ना, उत्पीड़न नहीं हुआ, सही हुआ मेरे साथ। ऐसा ही होना चाहिए था। क्यों? मेरे गुनाह, आपका गुनाह क्या है? मैंने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई? यूनिवर्सिटी क्यों बनाई मैंने? बच्चों के स्कूल क्यों बनाए? सीबीएसई बोर्ड के स्कूल, बच्चों का रिजल्ट सेंट मैरीज और मोदी से भी अच्छा, और ये वो बच्चे जिनके वालिदैन सड़कों पर ठेला लगाते हों। फीस है प्राइमरी स्कूल के बराबर। ये कौन दीवाना है जो उन बच्चों के हाथ में कलम दे रहा है जिनके हाथ में पंक्चर जोड़ने का सामान होना चाहिए, रिक्शा संभालने का सामान होना चाहिए, जिसके हाथ में रईसों की कोठियाँ बनाने की कन्नी फावड़ा होना चाहिए, उनको ये कलम देने निकला है। इससे बड़ा गुनाह और क्या था मेरा? सजा पा रहा हूँ। बंद कर दिए गए स्कूल, 99 साल की लीज पर दी हुई इमारतें छीन ली गई। आजम साहब, अब आप क्या करेंगे? आपने अपने लिए कुछ तय किया है, निर्धारित किया? किस बारे में? अपनी राजनीति के बारे में, अपने सामाजिक जीवन के बारे में? मेरे मोहतरम, अभी तो मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना है। मैं अपना इलाज कराना चाहता हूँ, उसमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, उसके बाद सोचूंगा। माफ़ कीजिएगा। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आपकी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है। मैं सवाल भी इसीलिए बहुत संक्षेप में रख रहा हूँ। आपको जेल से रिहा हुए आजम साहब कुछ दिन तो गुजर ही गए हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ आपके साथ कोई संपर्क हुआ? जी, मेरी कोई ऐसी बातचीत तो नहीं हुई जिसमें कोई कड़वाहट हो, कोई मुतालबा हो, कोई सवाल हो, कोई चाहत हो, कोई उम्मीद हो। 5 साल के सफ़र ने और तकरीबन 3 साल में यानी क्या कहते हैं उसे, मैं यहाँ से आउट ऑफ सीन रहा जी, तो ये 8-9 साल का सफ़र मैंने जिस तरह गुजारा, उसने बहुत सी उम्मीदों को बिल्कुल खामोश सा कर दिया। तो मैं न किसी से कोई उम्मीद का ख्वाहा रहा और न ही मुझे किसी से कोई शिकायत रही, और उसका हक हक भी नहीं है। अगर राजनीति में मैं किसी को दे नहीं सका तो मैं मांगने का हक कहाँ से रखता हूँ। लेकिन हाँ, अब मैं चाहता ये हूँ कि कुछ दबे और कुचले लोग जो इस समाज में ज़िंदा रहना चाहते हैं, अगर उनको ज़िंदा रहने का कोई राजनीतिक दल हक देना चाहता है तो फिर उनकी हिस्सेदारी तय करे, उनकी ताबेदारी तय न करे। कैसी हिस्सेदारी की आप बात करना चाहते हैं आजम साहब? अगर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं तो कम से कम इतना तो हो कि उनसे नफरत न की जाए, वो घृणा का शिकार न हो, गुजिया और सिवई का फ़र्क न पूछा जाए।
जिस इतना पार्ट तो हक बनता है जी, उनका। जिस पार्टी के आप संस्थापक सदस्य हैं आजम साहब, आप जेल के भीतर थे 2024 में, उस पार्टी ने अपने जन्मकाल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लोकसभा की जिता कर आए। जब आपको ये खबर मिली तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ और आपने उस पल नहीं, क्या मेरा सोचा? उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मेरा व्यक्तिगत कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन मेरी जेल में रहने का उस कंट्रीब्यूशन था। मैं जेल में था, ये कंट्रीब्यूशन था। मैं खुद नहीं था, वो कंट्रीब्यूशन नहीं था। और अगर मैं मर गया होता तो और ज़्यादा सीटें जीत जाती। अरे आप सलामत रहें, हम सबके बीच रहें, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तो सच कह रहा हूँ आपसे। न धोखा देता हूँ न धोखा खाता हूँ। खा तो लेता हूँ लेकिन धोखा देता नहीं, झूठ नहीं बोलता, फरेब नहीं करता, किसी का दिल नहीं दुखाता, जुल्म नहीं करता, लेकिन जालिम से घबराता भी नहीं हूँ। आपका दिल दुखा है आजम साहब? दिल ही कहाँ रहा। अब तो नई रिसर्च आ गई है। पहले कहा जाता था कि दिल तो एक गोश्त का टुकड़ा है, लोथड़ा है, जो भी कुछ है वो ब्रेन है। ब्रेन सप्लाई करता है दिल को और दिल सप्लाई करता है ब्रेन को, तब एहसास डेवलप होता है। अगर कुछ है तो ब्रेन है। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च आई है वो ये आई है कि दिल के अंदर भी एक दिमाग होता है, दिल के अंदर भी ब्रेन होता है जो मैसेज पास करता है एहसास का, कि वो क्या महसूस कर रहा है, वो मैसेज ब्रेन को पहुंचता है। अब दिल अकेला नहीं है। लोग गलत फहमी का शिकार न हो कि अब दिल अकेला है। अब दिल भी दिमाग वाला है। आप ये जिन्हें संदेश मेरे पहुंचाना बच्चे चाहते हैं, क्या उन तक ये संदेश कल कंचे पहुंच रहा खेला है? करते थे। किन तक? जिन तक भी आप ये संदेश पहुंचाना चाहते होंगे, दिल दिमाग, कौन? क्या उन तक पहुंच रहा होगा? उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन एक अजीब सी उदासी, मायूसी और नाराज़गी मुझे आपके चेहरे पर, आपकी ना, बातों में बिल्कुल नहीं, ना उदासी ना नाराज़गी, शर्मिंदगी ज़रूर है। शर्मिंदा हूँ समाज की तरफ से मैं, कि मैं एक ऐसे समाज में रहता हूँ जहाँ मुर्गी चोर को सज़ा तो दी जाती है लेकिन डकैती की सज़ा दी जाती है, जो सुल्ताना डाकू और सुंदर डाकू को दी गई होगी। अब चोर को जब आप डकैत की सज़ा देंगे तो दिल तो दुखेगा ही। आजम साहब, सबसे जब ज़्यादा चोर आप पर डकैती की धाराएं लगाएंगे, जी हर्ट इसी बात से हैं? ये क्या कम बात है? क्या ये वजह कम है? 114 मुकदमे मेरे, 60-70 बेटे के, 30-35 दूसरे बेटे के, 70-80 बीवी के, 40-50 बहनों के, और दोस्त अहबाबों की तो कोई गिनती ही नहीं है। अगर इतने मुकदमे आपने हिमालय पर रख दिए होते तो वो पर्वत भी रेज़ा रेज़ा होकर बह गया होता। लेकिन हड्डी गोश्त का बना हुआ ये खादिम आपके सामने ज़िंदा बैठा है। आजम साहब, एक कभी आप सुपर चीफ मिनिस्टर जैसे ताकतवर राजनेता हुआ करते थे। आपने उम्मीद ना, की थी कभी नहीं। कि आप कैसे दिन आएंगे? आप भाई,
आप साहिबान ने ना मेरे अजीज़ ना, आप मीडिया वालों ने मुझे बदनाम कर दिया था ताकि अगर मैं किसी के काम आ सकता हूं तो वो भी ना हूं। जब आप इस छोटे से आदमी को सुपर चीफ मिनिस्टर कह देंगे तो मुख्यमंत्री तो मुझसे मिलने से भी घबराने लगेंगे। नहीं। हाँ, लेकिन जो विभाग मेरे पास रहे, मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मेरे कलम ने जब इंसाफ किया तो उसने धर्म नहीं देखा, जाति नहीं देखी और कोई राजनीतिक दल नहीं देखा। आप मेरे आदेश निकाल लीजिए जब मैं सरकार में रहा कि विपक्षियों को मैंने उतना ही सम्मान दिया, उतनी ही सड़कें, उतने ही नल दिए जितने सत्ता वालों को दिए, और शायद विपक्ष वालों को कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा दिए, ताकि इनको ये एहसास ना हो कि हम विपक्ष के हैं, हमारी उपेक्षा हो रही है। वैसे ये सवाल आपसे कभी पूछा नहीं गया होगा, लेकिन मैं सीधे पूछ लेता हूँ। आप जब मिनिस्टर रहे, आपने राजपूत समाज के अफसरों को हमेशा बढ़ावा दिया, या तो उनको नगर आयुक्त रखा, या अपने साथ सेक्रेटरी रखा, या लगातार उन्हें बढ़ावा दिया। पर इत्तेफाक देखिए कि आप पर जब कार्रवाइयाँ शुरू हुई, उसी कम्युनिटी वाले अफसरों ने की। आप कहेंगे तो मैं नाम गिना दूंगा, वैसे मुझे जितना जहन में याद है। मैंने विशेष सचिव को सचिव बनाया, और जब तक मैं वज़ीर रहा मैंने प्रमुख सचिव नहीं बनाया। प्रमुख सचिव का चार्ज भी सचिव के पास रहा, और इतना ही नहीं, प्रदेश में 70% वही लोग रहे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। और हालांकि मैंने जो बनाए थे वो सब मेरिट पर बनाए थे, मैं उसके लिए ना अफसोस है मुझे, ना शर्मिंदगी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनमें से कुछ लोगों ने जो कागजात में कमी छोड़ दी थी, न जाने क्यों, वो मुझे नहीं पता थी, वो हो भी नहीं सकती थी, उसका नुकसान हुआ। क्या आपके साथ धोखा हुआ? भरोसे को ठेस नहीं लगना चाहिए थी जो लगी। क्या आपके साथ धोखा हुआ आजम साहब? नहीं, भरोसे को ठेस लगी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अखिलेश यादव को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? हर कोई ये जानना चाहता है, और ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। मैं चाहता हूं कि इस पर आप एक क्लैरिटी दे दें। बहुत इज्जत करता हूं। नहीं, क्लैरिटी की तो ज़रूरत नहीं, ना मेरा वो स्तर है कि मैं क्लैरिटी दूं, ना उसके लिए मैं मजबूर हूं किसी के आगे। क्लैरिटी अपने मालिक के अलावा मैं किसी को नहीं देना चाहता, और ना किसी की ये हैसियत है कि मुझसे क्लैरिटी मांगे। माफ़ करेंगे आप, मैं जीता हूँ अपने उसूलों के साथ। मेरे लिए मंत्री बनना, MP MLA बनना ऐसा नहीं है कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकूँगा। लेकिन ये भी सही है कि मैं बहुत इज्जत करता हूँ, पार्टी के मुखिया हैं, बेहद मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कि मैं उनके वालिद से बेपनाह इश्क करता था। मैं उनका अच्छा चाहता हूँ, उनका शुभचिंतक हूँ, उनका बेहतर मुस्तकबिल चाहता हूँ। कभी उनको गर्म हवा न लगे, ये मेरी दुआ है। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन नहीं है, ये मेरी दुआ है, मेरा एहसास है। देखिए, आपने समाजवादी पार्टी के लिए जो कुछ भी अपना खून पसीना ज़िंदगी जो कुछ भी दिया, आप इस बात से मुतमईन हैं कि इन रिटर्न आपको वो एहसास, वो मोहब्बत, वो सम्मान, वो इज़्ज़त, वो कद, वो राजनीतिक प्रभाव, वो सब हासिल हुआ? पूरी तरह उसमें कहीं कोई कमी नहीं रही, पूरी तरह मिला। मुझे उस तरह की कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं। मैंने अभी कुछ दिन पहले शिवपाल यादव जी का एक इंटरव्यू किया था, और मैंने आपको लेकर उनसे एक सवाल पूछा था कि आज़म साहब जब 2010 में पार्टी में वापस आए तो क्या हुआ था?
तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ नेताजी ने इशारा किया था और वहीं मंच पर मैंने 4 लाइन का इस्तीफा लिखकर नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा था, लेकिन आजम साहब ने उसे स्वीकार नहीं किया था। क्या हुआ था उस दिन? देखिए, आपको तो मालूम है कि मैं 2 बड़े नेताओं की वजह से, बड़े चरित्रवान नेताओं, बड़े समाजवादी, और उस ज़माने में उनकी तूती बोलती थी, सरकारें बनवाते और गिरवाते थे। जी। मेरी क्या औकात थी? उन 2 के लिए मुझे पार्टी से एक्सपेल किया गया था, निकाला गया था। उस वक्त भी मैं संस्थापक था, लेकिन पार्टी से निकाला गया था। मेरी ये हैसियत तय हो गई थी और उसके बाद मैं कभी गलतफहमी का शिकार नहीं हुआ कि मैं संस्थापक हूँ इसलिए मेरा कोई ख़ास हक़ है, क्योंकि मैं बहुत बेइज्जत करके निकाल दिया गया था पार्टी से। लेकिन मैंने कहीं कोई नज़र किसी तरफ नहीं डाली, कहीं कोई नया पड़ाव तलाश नहीं किया। मैं खामोशी से बैठ गया, क्योंकि मैं मुलायम सिंह जी के साथ, नेताजी के साथ, समाजवादी विचारधारा के साथ, अपने लोगों के साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकता था जिससे आने वाले वक्त में मुझे कोई शर्मिंदगी होती। और वही हुआ। 1-2 बरस गुज़रे, हालात बदले, बर्फ़ पिघली और नेताजी के दिल में फिर हमारे लिए वही जज्बात पैदा हुए। मेरी वापसी हुई और जिस तरह मैं निकाला गया था, फिर उसी तरह वो लोग भी निकाले गए। मेरा निकाला जाना एक गलत फैसला था जी। और शायद उनका निकाला जाना समाजवादी विचारधारा के लिए एक सही फैसला था, और वक्त और हालात ने इसे साबित भी किया। पर शायद वो पहला लम्हा था कि मुलायम सिंह यादव किसी को वापस लेते समय दुनिया के सामने रोए हों। वो भी क्षण मैंने देखा है। मेरा उनका रिश्ता आशिक और माशूक का था। बेपनाह मोहब्बत करते थे वो मुझसे और मैं उनसे। और मैंने ये सुना है कि जब मैं निकाला गया था वो तब भी रोए थे, क्योंकि उनसे निकलवाया गया था, उन्होंने निकाला नहीं था। क्या कुछ लोग समाजवादी पार्टी में नहीं चाहते थे? मगर निकाला तो गया था। जी, ये भी एक सच्चाई है कि आप जी। निकाले गए थे। ये भी एक सच्चाई। अखिलेश यादव के साथ आपने 5 साल के मिनिस्टर का पद संभाला। आपने कुंभ मेला जैसे हिंदू धार्मिक आयोजन भी कराए, सफल आयोजन कराया। अगर रेलवे वाली घटना को अलग कर दें तो आपने हिंदुओं का सबसे बड़ा कार्यक्रम किया। मुझे ध्यान है साधु संतों और शंकराचार्यों ने आपको सम्मानित भी उससे किया हमारा था। कोई मतलब नहीं। बेहद इज्जत दी थी, मुझे मोहब्बत दी थी, और मैंने भी उन्हें, उनके लिए वो सब कुछ किया था जो एक धार्मिक फंक्शन में पूरी ईमानदारी और डिवोशन के साथ किया जा सकता हो। अगर तिनका गिर जाए तो तिनका उठाने के लिए अधिकारी लगे हुए थे, कर्मचारी नहीं, और तिनका नहीं छुप सकता था। एक रात बड़ी तूफान की बारिश हुई और 1-1 मीटर पानी खड़ा हो गया। जितने भी करीब के ज़िले थे उन सब से मैंने पंप मंगवाए, पंप लगाए गए, सारी रात पानी खींचा गया, और जब सुबह हुई तो रेत पर पानी का नामो निशान नहीं था। टॉयलेट्स में गंदगी नहीं मिलती थी। अब क्या हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तब क्या हुआ था ये आप उस वक्त के धार्मिक लोगों से, शंकराचार्य साहिबान से पूछ सकते हैं। ये आप तो हार्वर्ड तक में सम्मानित हुए थे, आपके लेक्चर्स भी हुए थे। मैंने तो वो दौर देखा था कि आपको हार्वर्ड बुलाया गया था।
जी जी। तो आपके रिश्ते अखिलेश यादव से उन 5 सालों तक 2012 से 17 अब तक तो साहब कैसे रहे? अब तो साहब कहाँ कहाँ रहा हार्वर्ड, कहाँ रहा कैम्ब्रिज। अब तो 5 बरस से 7/11 की कोठरी में 3rd क्लास कैदी की ज़िंदगी गुजार कर आए हैं। आजम साहब, थोड़ा वर्तमान राजनीति कल की का मैं बात पता करना नहीं। चाह रहा था, और मैं ये जानना चाहता हूं कि 2024 में जो चुनाव हुए उसमें जो टिकटों का बंटवारा हुआ या टिकट बांटे गए, दिए गए, आपकी कोई भूमिका थी जेल के भीतर से? क्या भूमिका हो सकती थी मेरी? मैं तो खुद ही मुसीबत का शिकार था। मैं क्या कर सकता था? चाहा था मैंने कि अखिलेश जी रामपुर से चुनाव लड़ें, उन्होंने वायदा भी किया था मुझसे, लेकिन फिर शायद पार्टी का कुछ फैसला दूसरा हुआ और उन्होंने पार्टी के एक बेहतरीन सिपाही की तरह पार्टी के फैसले का सम्मान किया, माना और रामपुर से चुनाव नहीं लड़ा। उसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बल्कि मैंने इस बात की कदर की कि इतने बड़े शख्स ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के फैसले को माना, अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया। तो वर्तमान सांसद जो रामपुर से हैं उनको टिकट आपने इससे दिलवाया? भी कोई दो राय नहीं कि रामपुर से उनकी ऐतिहासिक जीत होती। जी, वर्तमान जो सांसद हैं रामपुर के, उनको टिकट क्या आपने फरमाया दिलाया? आपने? नहीं, ये तो गलत बात है, मैंने तो नहीं दिलवाया। मैं क्यों उनसे कहूँ या उन तक ये बात पहुँचे कि मैंने दिलवाया और वो बेकार शर्मिंदा हूँ और शुक्रिया का शब्द मेरे लिए चुन कर बैठे। नहीं, मैं जानता भी नहीं था उन्हें, शायद यहाँ भी कोई नहीं जानता था उन्हें। वो तो हमारे लिए हमारी इज़्ज़त हैं, हमारी शान है कि पार्लियामेंट के इमाम साहब रामपुर के मेंबर पार्लियामेंट हैं, इसमें तो हमारी इज़्ज़त पड़ी है। हाँ, हम वाकिफ़ नहीं थे उनसे। जी। इतनी लंबी राजनीति में ये हमारी लाइल्मी नहीं बल्कि हमारी जहालत थी। हम बहुत बड़े जाहिल थे कि हम उन्हें जानते नहीं थे, और ये हमारा अराजनैतिक होने का सबूत भी है। उसकी हमें सज़ा भी मिली कि हम इतने बड़े कायद से, इतने बड़े रहनुमा से, इतनी बड़ी शख्सियत से हम वाकिफ़ नहीं थे। कितनी बुरी बात थी। वो भी नई दिल्ली में ऐसा पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद जिसने हमारे के लिए पेशे इमाम को आप बजाय नहीं जानते थे? नहीं, मैं कैसे जानता? मैं पार्लियामेंट में रहा ही कितने दिन, 2 साल रहा। 2 साल में भी पता नहीं कहाँ कहाँ भागा फिरता रहा। रहने को घर भी नहीं दिया क्योंकि मुझे कोठी मिलना थी, तो कोठी मुझे देना शायद मुनासिब नहीं था। एक कम औकाता आदमी कोठी में कैसे रहता। तो मेरा तो अच्छा, फिर मैं कभी कभी अगर जाता भी था जुमे की नमाज़ पढ़ने, तो पीछे की आखिरी सफ़ में कहीं जगह मिलती थी, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी और भाग गए। हमें इससे कोई मतलब थोड़ी होता था कि किसने इमामत की और इमाम साहब कौन है। कहीं नमाज हम पढ़ते हैं तो ये जानकारी थोड़ी लेते हैं कि मुसल्ले पर इमाम साहब कौन खड़े हैं, क्योंकि अगर कोई इमाम नहीं है तो कोई भी नमाजी इमाम हो जाता है। तो इमामत कोई मस्जिद में ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें पूछना पड़ेगा कि हम पूछ कर नमाज़ पढ़ेंगे कि साहब इसके इमाम कौन साहब हैं। अगर हमें पसंद है तो हम नमाज़ पढ़ेंगे और इमाम पसंद नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। इमाम है तो इमाम है। पर अगले आदमी का नसीब देखिए कि इमामियत करते करते थोड़ा इस मामले मेंबर में- ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा रामपुर। जी, तो साहब अल्लाह की नुसरत हासिल हुई। देखिए, जब अल्लाह के का ऐसा बंदा जो इमाम हो, वो अल्लाह के यहाँ तो मामला दूसरा ही है। और फिर उनकी तो बड़ी मेरे साथ इनायतें रहीं। मैं घटिया किस्म का बंदी, उन्होंने मुझे कैदी नहीं कहा, कहा कि मैं सुधार घर में गया हूँ। देखिए कितनी अज़मत है उनकी, कितने अजीम हैं वो, कितने अजीम हैं।
कि उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये मुर्गी चोर है, ये भैंस चोर है, बकरी चोर है, और ये चोर कैसे 10 बार एमएलए और एमपी और वज़ीर रह लिया। कि उन्होंने कहा कि वो तो सुधार गृह के हैं, तो देखिए मेरी कितनी इज्जत बढ़ी। मैं सुधार गृह से आया हूँ मगर सुधरा नहीं हूँ। ये बड़ी कमी रह गई मुझ में कि अभी भी मैं सुधरा नहीं हूँ। अब वो मेरे लिए दुआ करेंगे कि फिर कभी जाना हो तो मैं सुधर कर आऊँ। नेक आदमी हैं। आजम साहब, वैसे मैं आपके और पार्टी के बीच ना इत्तेफाकी का कारण नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ और मुझे दिख भी रहा है कि जब से आप जेल से रिहा होकर आए हैं समाजवादी आपके दरवाजे पे मुझे दिख नहीं रहे। कोई ना इत्तेफाकी नहीं। आप झगड़ा न लगाइए आप झगड़ा न लगाइए। हमारी कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। मैं पार्टी का एक छोटा अदना सा खादिम कल भी था, आज भी हूँ, और अगर मुझे पार्टी कबूल करेगी तो मैं आइंदा भी रहूँगा। पर एक डिस्टेंस बना रखे हैं समाजवादियों ने आपके साथ, शायद वो अपने अध्यक्ष के आने के इंतज़ार में रुके हों आपको मोहब्बत का इजहार करने के लिए। पहले तो ऐसी बात नहीं है, और अगर है भी तो मैं किसी से न तो रोटी मांगने जा रहा हूँ, ना बोटी मांगने जा रहा हूँ, ना आलू और सब्ज़ी मांगने जा रहा हूँ, न दाल और मिर्च मांगने जा रहा हूँ, न मिठाई के डिब्बे की उम्मीद रखता हूँ, और न ही कभी मैंने कोई ऐसा काम किया है, ना मुझे उनकी कोई ज़रूरत है। मेरी अपनी ज़मीन है, मैं अपनी ज़मीन पे चलता हूँ, और उन्हें जब मेरी मदद की ज़रूरत होती है तो ज़रूर मुझे वो ज़हमत, मैं उनको ज़हमत देता हूँ, और वो थोड़ी सी मेरी खिदमत से सरफराज भी होते हैं। पर देखिए ना कि आपकी मोहब्बत में और आपको ज़हमत देने के लिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद पहुंचने वाले हैं। ये खबर मिली, ये पैगाम मिला, तो आपके कैसे जज्बात हुए? उनसे ना तो ये कोई पहली बार देखिए, ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। मैं उनके वालिद के दोस्तों में हूँ, वो मेरे लिए मेरी औलाद जैसे अजीज़ हैं। मैं जेल से आया हूँ, मैं बीमार हूँ, ये उनकी अखलाक़ी बड़ापन है जो वो कर रहे हैं। तो इसमें कोई, मैं ये कहूँ कि वो छोटे हो जाएंगे, मैं चला जाऊँगा, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो किसी सबब नहीं आ सके तो मैं चला जाऊँगा, और मैं जाता रहा हूँ। पहले भी ऐसा कब हुआ है? मैं 3.25 साल रहकर आया, तब मैं ही गया था मिलने के लिए, मैं ही गया था। आजम साहब, मन में ये बात है कि आप थोड़ा पार्टी कमज़ोर के हो लिए, गया, इसलिए पार्टी के लिए जो कुछ भी किया, खून पसीना, त्याग, परिश्रम, जीवन, परिवार, पार्टी ने आपका उतना साथ नहीं दिया जब 2017 से आप पर एक तरह से अजाब आया। क्यों साहब? क्यों साहब? क्यों ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? मेरी जो सही बात रही, जो सरकारी काम रहा या समाजी काम रहा, मुझे तो कहना भी नहीं पड़ा और हो गया। मेरे सम्मान में कोई कमी नहीं रही, और सच को सच मान लेने में भी कोई कमी नहीं रही। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि क़यादत को क़यादत ही होना चाहिए। लीडर मस्ट बी लीडर, नॉट शुड बी लीडर। लीडर मस्ट बी लीडर। चमचा पॉलिटिक्स से आप कुछ नाराज हैं लग रहा है। ना, मैं तो डोंगों के करीब ही नहीं जाता, तो चमचों को क्या पहचानूंगा? मैं नहीं पहचानता भी नहीं, मेरा जाना ही नहीं होता, बहुत कम। कभी मिलना हुआ, कोई बात हुई तो चला जाता हूँ, कभी नहीं गया। थोड़ा इसको और डिफाइन 50 साल करें का कि यही लीडर इतिहास शुड बी है। लीडर, इसको थोड़ा डिफाइन करें आप। अब बस ऐसी कह दिया आपसे।
या आप एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे नेता रहे हैं। अच्छा, आप मुझे आप जब बस 5 मिनट और लूंगा आपका, ज्यादा नहीं लूंगा, इजाज़त दीजिए आप मुझे। सिर्फ 5 मिनट। अब आप ऐसी ताकतवर शख्सियत रहे हैं फरमाएं। कि आपने जेल के भीतर बैठकर टिकट कटवाई। ऐसे आरोप आपके ना पुराने ना, मैं साथी रहा हैं। नहीं हूँ। ना 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 ना, अपने आप को करेक्ट कीजिए आप। मैं रहा नहीं हूँ। मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मैं वही हूँ, रहा नहीं हूँ। मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। देखिए, मैंने तो कहा जो आपसे प्रेम करते हैं या नफरत करते हो, पर आपको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, आपको महसूस हुआ? बदली होंगी, हमसे क्या लेना क्या देना। मैं और मेरे समझने वाले लोग कल भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं। उसमें कहाँ बदलाव आया है, बल्कि और समझने वालों की समझदारी में इजाफा हुआ है, बढ़ी है समझदारी। हम अपने आप को साबित करने में और ज़्यादा कामयाब हुए हैं। हमें तो अब कोई सबूत देना ही नहीं है दयानत का, सच्चाई का, ईमानदारी का, वफा का, चरित्र का, कुर्बानी का। हमें कोई सबूत नहीं देना है, ना कोई इम्तिहान देना है। हम तो दार से वापस आए हैं। – 2027 नज़दीक है आज़म साहब, आपकी भूमिका? अभी तो साहब इलाज कराऊंगा अपना, बीमार हूँ, सच में बीमार हूँ। नहीं, वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, और आपकी अच्छी सेहत की मैं दुआ भी करूँगा कि आप और सेहतमंद हों और हमारे राज्य की बहुत राजनीति शुक्रिया। में, समाज की सेवा में मेरा आप देखिए, खूब सक्रिय हों। मेरे ऊपर मैं मज़हबों और जातियों के टकराव का कायल नहीं है, और मुझ पर ये लेबल भी नहीं है। मैं यकीनन कमज़ोरों का हमदर्द हूँ, हद से गुज़र जाने के लिए उनके तैयार रहता हूँ, लेकिन मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, ये भी नहीं है। मैं सभी धर्मों की न सिर्फ एक इज़्ज़त करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, और ये मेरा कुरान, मेरा अल्लाह मुझे हिदायत करता है। इस हुकूमत से आप कोई सवाल करना चाहते हैं आज़म साहब? मानता हूँ जो रब्बुल आलमीन है। इस हुकूमत से कुछ सवाल करना चाहते हैं आप? जी, इस हुकूमत से कुछ सवाल करना चाहते हैं? सवाल तो नहीं करना चाहता, गुजारिश करना चाहता हूँ। मोहब्बतें बहुत कम रह गई हैं, रिश्ते बहुत उदास हो गए हैं, दिल बहुत दुखी रहने लगे हैं। निज़ाम जमहूर में हर शख्स को मुस्कुराना चाहिए। लोग खौफज़दा हैं, लोग डरे हुए हैं, अपने ही वतन में बेइज्जत महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसा हो जाए कि चमन में बहारें फिर वापस आ जाएं, खुशियाँ फिर लौट आएं, और परिंदे फिर चहचहाने लगें। बरेली और संभल की घटनाओं के कारण आप इस तरह की बात कह रहे हैं, माहौल ख़राब होने की? ये तो एक वाक़या है। ऐसे बहुत से वाक़ये हैं। मुझसे ज़्यादा आप वाकिफ़ हैं। अच्छा, एक और सवाल है जो रह गया था, जो मैं चाहता हूं कि इस राउंड में आपसे पूछ लूं। आप इतने बार विधायक, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मिनिस्टर, बड़ी दौलत होगी आपके पास, ऐसा मुकद्दमों में आरोप है। जी है सब।
इतना साफ दामन आपको बहुत कम देखने को मिला होगा। देखिए, कोई दाग है इस पर? बिल्कुल नहीं है, देखिए, बिल्कुल नहीं है। बस यही मेरी दौलत है। मोहल्ले की गली में रहता हूँ, बरसात में 2.5 फीट पानी खड़ा रहता है घर में। आज तक जनरेटर नहीं रहा मेरे घर में। दिलों पर बादशाहत करता हूँ, शहंशाह हूँ मैं सियासत का, एक छोटे से तबके का, दर्दमंद और दुखी लोगों का, बहुत सताए हुए लोगों का, उपेक्षितों का। उन्हीं के आंसू पोंछता रहा हूँ। उन्हीं के लिए घर बनाए थे ये, सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े हटाकर, जैसा आज भी होता है। और हर उस शख्स को घर दिया था जिसको ये उम्मीद नहीं थी कि कभी उसको आसरा मिलेगा। सरकारी स्कीम थी, सरकारी ज़मीन थी, सरकारी पैसा था, कैद मैंने काटी। आजम साहब, आप पर इतनी बड़ी विपत्ति आई, क्या कौम ने आपका साथ दिया? इंडियन नेशन, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। अगर अखिलेश यादव आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप वापस सक्रिय भूमिका निभाइए, आप उसके लिए खुद को तैयार पाते हैं, या अभी आपके मन में कुछ रिजर्वेशंस हैं? नहीं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। रिजर्वेशन तो तब होगा जब मैं कोई शिकायत रखूंगा, कोई दूरी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा स्वास्थ्य है और फिर हालात की ज़रूरतें भी हैं। क्या वो दौर है कि अब आप आगे की पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं? अभी तो पीछे की पीढ़ी और पीछे ना हो जाए, उसे रोकने की कोशिश करूँगा, करने की ज़रूरत। मैं अंतिम सवाल आपसे करके फिर इस इंटरव्यू को समाप्त करूंगा। समाजवादी पार्टी के लाखों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके साथ इंटरव्यू को। उनके संस्थापक सदस्य और सीनियर लीडर आजम खां, उन्हें क्या संदेश देना चाहते करोड़ों हैं? देख रहे होंगे। आपने अपने आप को थोड़ा कम तोला है। करोड़ों देख रहे हैं इसे। वो आपके कारण देख रहे होंगे, वो मेरी वजह से नहीं देख रहे सवाल होंगे। क्या है? नहीं, मेरा कारण नहीं है। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं। तो आप उन्हें कोई संदेश देना चाहते हैं? खत्म कर दो गिले, आज मिलकर गले। खत्म कर दो गिले, आज मिलकर गले। खैर यूं ही सही, हम बुरे तुम भले। बदले की भावना है किसी के लिए मन में? कोई मलाल? नहीं, इसलिए नहीं है कि मेरा अल्लाह ये कहता है कि तुम्हारे साथ जिसने जुल्म किया है, तुम्हें हक है कि तुम उससे बदला लो। लेकिन उससे भी बेहतर बात यह है कि तुम ये बात मुझ पर छोड़ दो। तुम जानते हो, मुझसे बेहतर बदला नहीं ले सकता कोई। तो मैंने अपने सारे मामलात को अपने अल्लाह पर छोड़ दिया। क्या आपने सबको मुआफ कर दिया है? ऐसा तो नहीं कहा मैंने।
ऐसा कहूँगा तो इंसाफ नहीं होगा। कैसा इंसाफ चाहते हैं आप? कैसा इंसाफ चाहते हैं आप? बड़ी बहुत लंबी बहस हो जाएगी, बहुत वक्त चाहिए उसके लिए। जी, ये कहानी फिर कभी। बहुत शुक्रिया आज़म साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपनी इस ख़राब सेहत के बावजूद हमारे साथ बैठना स्वीकार किया, अपने जज्बात रखे। मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूं और आपकी सलामती और अच्छी सेहत के लिए मैं दुआ करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया। आप जिसे भी अपना मालिक मानते हो, मेरा ईमान यह है कि मालिक सबका एक है, लेकिन आप जिनकी भी परस्तिश करते हैं मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे आज़म साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आप जब कभी लखनऊ आएंगे तो मैं आपसे मुलाकात भी करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि बड़े पेशेंसली आपने बड़े सब्र के साथ वो सब बातें सुनी जो आज़म खां के मन में थी, उनकी फीलिंग्स थी। राजनीतिक परिस्थितियां हों या पार्टी से रिश्ते, आज़म खां ने सारे बातें एक एक करके सभी बातें आपके समक्ष रखी हैं। उनकी सेहत जब और ठीक होगी, हम उनके साथ एक और साक्षात्कार करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आज़म खां अब चाहते क्या हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और आप सभी का बहुत धन्यवाद, नमस्कार।